स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट एक लड़की को कह रहे थे इसने कुछ दिन स्कूल क्या मिस कर दिया, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसने स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं पहनी। तभी वो लड़की स्कूल के बाहर कुछ देखती है और काफी ज्यादा डर जाती है और भगवान से मदद मांगने लगती है। और तभी वहाँ एक लड़का सिक्का उछालता है और कहता है तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। और तभी उसकी पार्टनर उसे कहती है लगता है ये फैंटम कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो या तो कहता है एग्जाम के वक्त बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तुम्हें इसे मारना ही होगा, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो इसे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। जिसके बाद या तो वहाँ से कूदकर हांग की नाम पुकारता है जिससे तुमोने के हाथ पर लगा सिंबल चमकने लगता है और वो एक हथियार में बदल जाती है। और फिर या तो उस फैंटम को लगातार अटैक करता है और हवा में जाके अपने रगेलिया हथियार को पकड़ लेता है और एक खतरनाक सा डायलॉग मारता है और कहता है मैं हूँ या तो गॉड जो कि तुम्हारा वजूद मिटा देगा। जिसके बाद या तो अपने हथियार से उस फैंटम को काट देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर वो तोमोने को रिवर्ट कर देता है जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और ह्यूमन फॉर्म में आके वो अपने आप को सूंघने लगती है और कहती है तुम और तुम्हारी ये गंदे पसीने वाले हाथ, जो सुन के यातो के दिल में झटका लगता है और उसे कहता है थोड़ी तो तमीज दिखाओ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तभी तुमोने थोड़ा सीरियस होके कहती है हमें इस बारे में बात करनी होगी, मैं अब तुम्हारी रगेलिया बनी नहीं रह सकती। तो या तो कहता है पर अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं। लेकिन तुमोने काफी ज्यादा ड्रामा करने लगती है और कहती है मुझे तो लगता है कि 3 साल बीत गए, मैं तुम्हें और नहीं सह सकती। और वो यातो से कहती है एक छोटे से देवता के साथ आवाराओं की तरह रहना जिसके पास अपना खुद का एक मंदिर तक नहीं है। और ये कहकर वो रोने लगती है जो देखकर या तो कहता है पर रोना तो मुझे चाहिए ना। जिसके बाद या तो उसे रिलीज कर देता है। लेकिन रिलीज होने के बाद तुमने या तो को मजाक उड़ा के वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ या तो एक स्प्रे की मदद से एक दीवार पर अपने काम के लिए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने लगता है। जिसके बाद वो एक जगह पे बैठ जाता है और एक बोतल निकालता है जिसमें बहुत सारी चिल्लर होती हैं। फिर वो उसे देखता है और कहता है भले इतने कम पैसों से क्या खाक मंदिर बनेगा, पर पहले मुझे अपने लिए एक नया रगेलिया ढूंढना होगा। भले ही मैं एक देवता हूँ पर बिना रगेलिया के मैं सुरक्षित नहीं हूँ और इस तरह तो मैं काम पे भी नहीं जा सकता, हालांकि मुझे काम ही नहीं मिलते। पर तभी यातो को किसी का कॉल आता है और वो उसे उठा के बोलता है कॉल करने के लिए शुक्रिया, या तो गॉड आपकी सेवा में हाजिर है। क्या मिलोड मिसिंग है? फिर हम अगले सीन में कुछ लड़कियों को देखते हैं जहाँ वो एक मिसिंग बिल्ली के बारे में बात कर रही होती हैं और बातें करते करते उनका टॉपिक भगवान पर शिफ्ट हो जाता है। तभी यूरी अपने दोनों दोस्तों से कहती है मैंने अपना भगवान डाउनलोड कर लिया है। जिसके बाद हमें यूरी की मोबाइल पर एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें तोनो नाम का बंदा अपने अपोनेंट को एक स्पेशल मूव से हरा देता है, जो देखकर यूरी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। पर तभी उसकी दोस्त तकीरा उससे कहती है हमें तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी एमा कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम एक मार्शल आर्ट फैन हो। लेकिन तभी या तो वहाँ आके उस मिलोड नाम की बिल्ली को ढूंढने लगता है और यूरी की दोस्त उससे कहती है क्या फाइट के अलावा कोई और चीज है जिसे तुम पसंद करती हो? तो यूरी सोचकर कहती है मुझे नहीं लगता। और तभी वो यातो को देखती है पर यातो उसे देखकर हैरान हो जाता है। पर फिर हमें बाद में पता चलता है वो यूरी को नहीं उस बिल्ली को देखकर हैरान होता है जो कि वही बिल्ली होती है मिलोड जो कि मिसिंग है। जिसके बाद वो काफी तेजी से मिलोड की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से यूरी आकर उसे धक्का दे देती है क्योंकि वहाँ सामने से एक बस आ रही होती है और उस एक्सीडेंट की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जिसके बाद यूरी उठकर यातो से कहती है तुम्हें पता नहीं है सड़क के बीच चलना कितना खतरनाक है। और तभी यातो उसे दूसरी ओर देखने को कहता है जहाँ पर अकीरा एक दूसरी यूरी को उठाने की कोशिश कर रही थी जिसे बस से टक्कर लग गई थी। और ये देखकर यूरी कंफ्यूज हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ यूरी हॉस्पिटल में होती है और उसकी आंख खुलती है और वो सामने अपने मॉम और डैड को दिखती है और यूरी की मॉम उसके लिए काफी ज्यादा रो रही होती हैं। जिसके बाद उसके डैड उसका चेकअप करने लगते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो, एक बस से टक्कर लगने के बावजूद भी तुम्हें छोटी मोटी चोटें ही आई हैं। तभी उसकी मॉम उसके डैड से कहती है ये हमारा हॉस्पिटल है तो इसे कुछ वक्त के लिए यहीं रहने दो। और तभी यूरी कहती है वो दूसरा बंदा कहाँ है? पर तभी वो लोग कहते हैं तुम किसके बारे में बात कर रही हो? और उन लोगों को पता नहीं होता कि यूरी किसके बारे में बात कर रही है। तो यूरी अपने मन में सोचती है कि मुझे याद है मैंने एक्सीडेंट के वक्त वहाँ एक लड़का देखा था और मैंने वहाँ खुद के जैसे एक इंसान को भी देखा था। फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ यूरी को कुछ लोगों की दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी जिससे यूरी जाग जाती है और अपने कानों को बंद करने लगती है। जिसके बाद ठीक वहाँ 12 बजते हैं और उसके बेड में यातो आ जाता है और उससे कहता है ओह तो तुम दूर किनारों की आवाजें भी सुन सकती हो। पर यातो को देखकर यूरी डर जाती है और उससे दूर भाग जाती है और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि यातो तो वही एक्सीडेंट वाला बंदा है। फिर यातो से कहता है आज सुबह के लिए शुक्रिया, पर वैसे उस बस से बचने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, पर तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। जो सुनकर यूरी कहती है आखिर तुम हो कौन? तभी यातो उससे कहता है कि मैं एक देवता हूँ। पर ये सुनकर यूरी को लगता है कि या तो कोई पागल इंसान है और फिर वो पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी यातो उससे कहता है रुको मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक असली का देवता हूँ, मैं हूँ गॉड यातो। तो यूरी कहती है पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस देवता का नाम कभी नहीं सुना। जो सुन के यातो के दिल में झटका लगता है पर फिर वो खुद को
संभाल कर कहता है कि हाँ, अभी मैं भले ही एक छोटा और आवारा देवता हूँ, पर आने वाले वक्त में मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देवता बन जाऊंगा और मेरा खुद का एक बड़ा सा मंदिर होगा और मेरे काफी सारे भक्त होंगे। और ये कहकर वो जोरों से हंसने लगता है और इतने जोर से हंसने की वजह से उसे खांसी होने लगती है। जिसके बाद वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, आज की रात काफी ज्यादा तूफानी होने वाली है, मैं बिना किसी रगेलिया के यहाँ नहीं रुक सकता। और फिर वो खिड़की से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूरी की आंख बंद होने लगती है और वो सो जाती है। फिर अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो कि स्कूल में अपने दोस्तों से मिलती है और उनके साथ चलते चलते वो अचानक से नीचे गिर जाती है और कहती है, आजकल मुझे बीच में ऐसे चक्कर आते रहते हैं। फिर क्लास में वो सोचने लगती है उस रात जो हुआ था वो कोई सपना था या हकीकत। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ यूरी अपने घर जा रही होती है और वो वहीं मिसिंग बिल्ली का पोस्टर देखने लगती है, जिससे उसके दिमाग में वो एक्सीडेंट वाले दिन की धुंधली धुंधली यादें आने लगती हैं और पूरा सच जानने के लिए वो उस बिल्ली की तलाश में निकल पड़ती है। वो काफी जगहों से गुजरती है और उसे बहुत सारी बिल्ली भी दिखती हैं, पर वो उसे मिलोज नाम की बिल्ली नहीं दिखती। पर तभी अचानक से उसे दोबारा चक्कर आने लगते हैं और अपने आप को संभालने के बाद वो खुद से कहती है, ये कैसी खुशबू है। और दूसरी तरफ या तो अभी भी कैट फूड लेके मिलोज को ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो कहता है, लगता है तूफान आने वाला है। पर तभी वो अचानक वहाँ मिलोज को देखता है और मिलोज यातो को देखकर अचानक उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे यातो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वहाँ पे अचानक से आईबॉल वाले फैंटम अपीयर हो जाते हैं, जिनसे बचने के लिए यातो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर पहले से ही एक बड़ा सा फैंटम उसका इंतजार कर रहा था और वो फैंटम यातो पर हमला कर देता है और यातो मिलोज को अपने कपड़े के अंदर डाल के उस फैंटम से लड़ने लगता है। पर उस फैंटम को उसके हमलों से कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो हांग की नाम पुकारता है और उसे पता चलता है कि उसके पास तो कोई रगेलिया ही नहीं है और वो फैंटम उस पे फिर से अटैक करने लगता है। पर तभी अचानक वहाँ यूरी आ जाती है और उसे लेके वहाँ से भागने लगती है। पर जोश जोश में यूरी फैंटम से लड़ने चली जाती है, पर फैंटम उसका पैर पकड़ लेता है। पर तभी वो दोनों की याद करती है और वो उसके स्पेशल मूव से उस फैंटम पे अटैक कर देती है, जो देख के यातो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद यूरी काफी खुश होकर कहती है, मुझे पता था ये काम कर जाएगा, ग्रेट दोनों ने मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दे दी। पर तभी वो फैंटम खड़ा होकर दोबारा से हमला करने लगता है और या तो यूरी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और उस फैंटम से बचने के बाद वो अपने मन में कहता है, इस लड़की ने मुझे दोबारा बचाया। जिसके बाद यूरी कहती है, तो हम फिर से मिल गए, मैं उस रात तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी पर तुम वहाँ से जल्दी भाग गए, पर तुम वहाँ से जल्दी चले गए, पर अब मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। तो या तो उससे कहता है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी से निकल चुकी है, वो देखो तुम्हारी बॉडी वहाँ है। तो यूरी उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मर चुकी हूँ? तो या तो कहता है, नहीं, बस मान लो कि तुम्हारा शरीर अभी सो रहा है। जिसके बाद अचानक से यूरी की आत्मा उसके शरीर में आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ एक बच्चा अपनी मिसिंग बिल्ली मिलोड के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है, पर उसकी मॉम उसे हौसला दे रही होती हैं। पर तभी उसकी बेल बजती है और वो बाहर जाकर देखता है तो उसके सामने मिलोड होती है और तभी वो खुश होकर कहता है, मेरी इच्छा पूरी हो गई, या तो गॉड का शुक्रिया। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूरी की होश में आते ही वो यातो को मारने लगती है क्योंकि वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर चल रहा था। पर तभी वो देखती है कि उसकी पूंछ गायब हो चुकी है, इसलिए वो यातो से इसके बारे में पूछती है। तो यातो कहता है, लगता है ये उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ होगा। इस दुनिया में दो किनारे मौजूद हैं, एक नियर शोर और एक फार शोर, और किसी तरह से तुम इन दोनों के बीच में आ चुकी हो। नियर शोर में जिंदगियां पलती हैं और फार शोर को तुम कह सकती हो मौत के बाद की जिंदगी। जो सुन के यूरी हैरान हो जाती है और यातो आगे उससे कहता है, तुम जिंदा हो और साथ ही तुम एक फैंटम भी हो। फैंटम एक क्रिएचर है जो जज्बातों का अवतार है, वो लोगों पे कब्जा करके उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। जो सुन के यूरी कहती है, क्या मैं भी थोड़ी देर पहले वाले फैंटम की तरह ही हूँ? तो या तो कहता है, नहीं, तुम आदि इंसान और आदि फैंटम हो। और हाँ, एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारी बॉडी में से आत्मा निकलने वाली चीज है ये अब नॉर्मल होने वाली है, ये तुम्हारे साथ अब होती ही रहेगी। तो यूरी उससे पूछती है कि मैं वापस से ठीक कैसे हो सकती हूँ, पर यातो को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी यूरी काफी परेशान होकर कहती है, मुझे पहले जैसा करो, तुम तो अपने आप को भगवान कहते हो ना। जो सुन के यातो अपनी 5 उंगलियां दिखाता है और कहता है, पैसे दो पैसे। तो यूरी कहती है, गॉड अब पैसे भी लेने लगे हैं, वो भी 5,000 या 50,000, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो यातो कहता है, मैं एक देवता हूँ और सबको पता है देवताओं को 5 येन का सिक्का दिया जाता है। जो सुनकर यूरी पहले थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है पर फिर वो उसे 5 येन का सिक्का दे देती है। जिसके बाद यातो कहता है, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। अब हम देखते हैं यूरी अपनी बॉडी से निकल चुकी होती है और वो अपने मन में सोचती है, मैं पहले जैसी नहीं रही जब से मैं उस लड़के से मिली हूँ जो कि अपने आप को देवता कहता है। और आगे वो कहती है, मैं अपनी बॉडी के बिना भी चीजों को छू सकती हूँ, कितनी कमाल की बात है। जिसके बाद वो शैम्पू से झाग बना के बच्चों की तरह खुश होने लगती है। फिर अगले सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ यूरी अपनी क्लास में सो जाती है तो उसकी टीचर उसे जगाने लगती हैं और उससे कहती हैं, अगर तुम्हारी तबीयत
तबीयत ठीक नहीं है तो तुम नर्स ऑफिस में जा सकती हो। जो सुन के ह्यूरी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगने लगती है। फिर हम अगले सीन में ह्यूरी को देखते हैं जो कि चेंज करने के लिए बाकी लड़कियों के साथ चेंजिंग रूम में होती है और वो अपने मन में सोचती है मुझे बहुत नींद आ रही है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जब से ये मेरे साथ हो ही रहा है। अब मैं वो चीजें देख सकती हूँ जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते, कोई और वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकती हूँ, क्रिएचर जो कि इंसान नहीं देख सकते, मतलब फैंटम। तो मुझ में ऐसा क्या खास है जो मैं इन्हें देख सकती हूँ। तभी उसकी दोस्त चिल्लाने लगती हैं तो वो देखती है कि वो दोबारा से अपनी बॉडी से निकल चुकी है। जिसके बाद अकीरा और एमा उसकी बॉडी को उठा के ले जाने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ह्यूरी अपनी स्पिरिट फॉर्म का फायदा उठा के मजे करने लगती है और तभी उसे कुछ दूर फैंटम दिखते हैं, जिससे उसे यातो की एक बात याद आती है। फैंटम हर जगह मौजूद हैं, अंधेरे में छुपे हुए, आसमान में उड़ते हुए और यहाँ तक लोगों के ऊपर भी। वो हर तरह के शेप और साइज के होते हैं और वो दूर किनारों के निवासी हैं, बिल्कुल बेजान। इसलिए उन्हें बच्चे और जानवर और हम जैसे लोग देख सकते हैं जो पास और दूर किनारों के बीच मौजूद हैं। पर ह्यूरी की नजर एक अजीब से कोहरे की तरफ जाती है और वो उसे देखकर कहती है क्या इसे ही तूफान कहते हैं जिससे फैंटम अट्रैक्ट होते हैं। वो कहती है यातो ने कहा था फैंटम लोगों पर कब्जा कर लेते हैं जिससे लोग अपनी सारी उम्मीद खो के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और तभी उसे याद आता है वो यातो से 2 हफ्तों से नहीं मिली। फिर हम अगले सीन में यातो को देखते हैं जो कि एक ट्रेन के अंदर था जहाँ वो अपने काम की इंफॉर्मेशन डिटेल लिख रहा था। पर तभी उसे ह्यूरी का कॉल आता है और वो उसे कहती है मुझे अभी भी शक है कि तुम एक देवता हो। और ये सुनकर यातो तुरंत ह्यूरी की लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं एक देवता नहीं हूँ। तो ह्यूरी कहती है मुझे तुम पे अभी भी शक है, भला कौन सा भगवान ट्रक सूट और अजीब सा रुमाल पहनकर छपरियों की तरह रहता है। जो सुनकर यातो कहता है मेरे लुक पर मत जाओ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। और हाँ बात इस रुमाल की है तो मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे और ह्यूरी को खुद से बातें करता देख वो उसे पागल समझते हैं। फिर ह्यूरी यातो से पूछती है कि तुम में और उन फैंटम में क्या अंतर है। मेरा मतलब तुम्हें भी ज्यादातर लोग नहीं देख सकते और फैंटम को भी लोग नहीं देख सकते। तो यातो कहता है उनके विपरीत मैं असल में फार सोर्स से बिलोंग करता हूँ। मैं असल में किसी इंसान के जरिए पैदा नहीं हुआ, मैं एक गॉड हूँ जो कि लोगों की इच्छा से बना है। ह्यूरी उससे कहती है पर हम दोनों में से तुम फैंटम से ज्यादा मिलते जुलते हो। जिसके बाद ह्यूरी नोटिस करती है कि वो दोबारा अपनी बॉडी से निकल चुकी है और या तो ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर फिर वो थोड़ी देर बाद सीरियस होके कहता है सच कहूँ तो इस स्पिरिट फॉर्म में तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। तुम अभी एक जीती जाती फैंटम हो जिससे वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे और जब वो आएंगे तो तुम्हारी बॉडी को तबाह कर देंगे और तुम्हारी स्पिरिट पर कब्जा कर लेंगे। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो तुम अपने आप को खो दोगी। ये सुनकर ह्यूरी कहती है तो तुम मुझे जल्दी से ठीक करो। जिस पे यातो कहता है बिल्कुल करूंगा, वैसे भी तुमने 5 yen जो दिए हैं ऐसे ही पैसे जमा करते करते मैं एक मंदिर बनाऊंगा। और यातो दोबारा दिन में सपने देखने लगता है पर ह्यूरी उसे सपनों से जगा के कहती है कि तुम मुझे कब तक ठीक करोगे। तो यातो कहता है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, फिलहाल मेरे पास कोई रगेलिया नहीं है इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। रगेलिया देवताओं के लिए हथियार का काम करता है जिसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ह्यूरी उससे कहती है तो अभी तुम किसी काम के नहीं हो। जो सुन के यातो को दोबारा दिल में झटका लगता है। जिसके बाद यातो ह्यूरी को बताता है असल में रगेलिया स्पिरिट होते हैं। तभी यातो को किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ह्यूरी सोचने लगती है कि आखिर वो खुद को इस मुसीबत से कैसे निकाले। जिसके बाद वो अपने आइडल टोनो को याद करती है और उससे मोटिवेट होकर खुद से कहती है क्यों ना मैं भी रगेलिया ढूंढने में यातो की मदद करूं। उसके बाद ह्यूरी हर फैंटम के पास जाकर उनसे यातो का रगेलिया बनने के लिए पूछने लगती है, लेकिन उसे यातो के लिए एक भी रगेलिया नहीं मिलता। तभी उसे दूर कहीं एक तूफान दिखाई देता है जो देखकर वो कहती है मुझे यकीन है मुझे वहाँ कोई ना कोई रगेलिया जरूर मिलेगा। फिर वो उसी जगह जाने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम यातो को देखते हैं जो कि किसी के बाथरूम की मरम्मत कर रहा था और उसके काम से खुश होकर उस घर का मालिक कहता है यार तुम तो इस काम में प्रो हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा इस काम को और कोई बेहतर तरीके से कर पाता। सच कहूँ तो मुझे तुम्हें बस 5 yen देके बहुत बुरा लग रहा है पर कोई बात नहीं तुम ये लो। जिसके बाद यातो वहाँ से जाने लगता है और मन में कहने लगता है क्या यार मैं एक गॉड ऑफ वॉर हूँ, मैंने अपना एक पूरा दिन बाथरूम की मरम्मत में लगा दिया। पर फिर वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी के खुश हो जाता है और वहाँ किसी और के मंदिर में लेटकर आसमान को देखने लगता है और कहता है आज की रात भी काफी ज्यादा तूफानी होने वाली है। तभी उसे ह्यूरी का कॉल आता है और कॉल रिसीव करने पर ह्यूरी कहती है इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ करना, पर शायद मैंने तुम्हारे लिए एक रगेलिया ढूंढ लिया है। जो सुनकर यातो तुरंत वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है पर वहाँ वो रगेलिया के बदले एक फैंटम को देखता है। जिसके बाद यातो और ह्यूरी वहाँ से भागने लगते हैं और यातो कहता है ये किस एंगल से एक रगेलिया लगता है, कोई भी पहली नजर में बता सकता है कि ये एक फैंटम है। तो ह्यूरी कहती है पर तुमने ही तो कहा था कि किसी को किसी के लुक से जज नहीं करना चाहिए। तो यातो कहता है अगर मैं तुमसे कुएं में कूदने को कहूंगा तो तुम उसमें कूद जाओगी। पर तभी ह्यूरी नोटिस करती है कि वो अपनी बॉडी से फिर से बाहर निकल चुकी है और वो अपनी बॉडी पीछे ही छोड़ आई है। इसके बाद वो फैंटम
फैंटम उन पर हमला करने लगता है और दोनों जैसे तैसे करके उससे बचने लगते हैं। तभी हियूरी को याद आता है कि वो अपनी स्पिरिट फॉर्म में कुछ भी कर सकती है और यही सोचकर वो उस फैंटम से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी यातो उसकी पूंछ खींचकर उसे फैंटम के मुंह में जाने से बचा लेता है, पर इसी वजह से फैंटम यातो को पकड़ लेता है। पर यातो भी जैसे तैसे करके उस फैंटम के चंगुल से निकल जाता है और हियूरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हियूरी यातो के बाएं हाथ को देखकर कहती है, तुम्हारा हाथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो यातो कहता है, मुझे छूना मत वरना तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगी। ये एक तरह का इन्फेक्शन है और अगर सही वक्त पर तुम इसे खत्म नहीं करोगे तो ये अंदर से तुम्हें खा जाएगा। और वो हियूरी को कहता है कि जो तुम्हारे पीछे वो पूंछ है वो एक तरह की लाइफ लाइन है जो तुम्हारी फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म को जोड़ के रखती है और अगर वो कट गई तो तुम्हारी भी टिकट कट जाएगी। पर यातो की बात खत्म होने से पहले ही वो फैंटम उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ जाता है, जो देखकर वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। पर तभी यातो की नजर एक स्पिरिट पर जाती है और वो खुद से कहता है, एक बच्चा या फिर कहूँ एक टीनेजर। तभी वो फैंटम उन तक पहुँच जाता है जिससे हियूरी घबराने लगती है, इसलिए या तो बिना वक्त गवाए उस स्पिरिट की तरफ भागने लगता है। पर उस फैंटम के पीछा ना छोड़ने पर या तो उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद उस स्पिरिट की ओर कुछ लिखता है और कहता है, रूह जो इस दुनिया में खोई हुई है, जिसके पास जाने या लौटने की कोई जगह नहीं है, तो आओ मैं तुम्हें एक जगह देता हूँ। मेरा नाम है यातो और अब मेरे दिए हुए नाम के साथ तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इन नामों के साथ मैं तुम्हें अपना सेवक बनाता हूँ। इन नाम के साथ मैं अपनी जिंदगी के जरिए तुम्हें अपना रगेलिया बनाता हूँ। तुम युकीने, रगेलिया, सिक्की और अब आ जाओ। जिसके बाद वो स्पिरिट बहुत तेज चमकने लगता है और यातो के हाथ में एक स्वॉर्ड बनकर आ जाता है, जिसके बाद यातो को उस रगेलिया का पास्ट दिखने लगता है। पर तभी वो फैंटम पागल होकर यातो को खा लेता है, जो देखकर ह्यूरी डर जाती है। तभी यातो कहता है, मैं यातो गॉड सिक्की के साथ तुम्हारा वजूद का अंत करता हूँ। और इसी के साथ यातो उस फैंटम को काट देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। और यातो खुद को संभाल नहीं पाता, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है, पर पता नहीं क्यों वो रोने लगता है, जो देखकर ह्यूरी भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्यूरी अपनी बॉडी के साथ वापस आ जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो यातो कहता है, मैं इन्फेक्शन को हटा रहा हूँ, और वो पानी से अपने हाथ धोने लगता है, जो देखकर ह्यूरी कहती है, क्या ये बस पानी से ठीक हो जाता है? पर यातो उसकी बात इग्नोर करते हुए कहता है, चलो इससे कम से कम मेरा कुछ फायदा हुआ, हम काफी खुशकिस्मत हैं जो हमें एक प्योर स्पिरिट मिल गई, ये एक स्वॉर्ड के रूप में बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद ह्यूरी खुश होकर कहती है, तो ऐसा होता है एक रगेलिया, ये बिल्कुल तलवार जैसा है। तो यातो कहता है, मैंने इसका नाम युकीने रखा है, या हम इसे यूकी भी कह सकते हैं। तभी वो रगेलिया चमकने लगता है और एक लड़की के रूप में आ जाता है, जो देखकर ह्यूरी हैरान हो जाती है। तभी उस लड़की को ठंड लगने लगती है, तो यातो अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, मैं हूँ यातो, तुम्हारा मास्टर, मैंने तुम्हें दूर किनारों से बुलाया है अपना रगेलिया बनने के लिए, और अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। और ये कहकर यातो उसे अपनी जैकेट देने लगता है, पर तभी युकीने कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें से पसीने की बदबू आ रही है। जिसके बाद ह्यूरी उसे अपना स्कार्फ ऑफर करती है, जो वो तुरंत ले लेता है और कहता है, बाहर बहुत ठंड है, क्या हम कहीं अंदर नहीं जा सकते? पर यातो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अभी भी सदमे में था। तो अब हम देखते हैं यातो कचड़े में से एक जैकेट निकालकर युकीने को दिखाता है, जो देखकर युकीने कहता है, ये काफी बचकाना है, जिस बात से यातो गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद युकीने को ठंड लगने लगती है, तो वो अपने कपड़े उतारते हुए खुद से कहता है, मुझे अभी ये फिजिकल चीजें क्यों महसूस हो रही हैं, जबकि मैं कब का मर चुका हूँ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ यातो युकी को लंच में फिश देता है, पर अचानक से एक बिल्ली उसे ले जाने लगती है और यातो उस बिल्ली से फिश वापस लेने लगता है, तो वो बिल्ली यातो को सबक सिखा देती है। और ये सब देखकर युकीने कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक देवता होने का मतलब ये है सड़कों पर आवाराओं की तरह रहना और किसी और के मंदिर में सोना और हर रोजमर्रा की चीजें कचरे से उठाना। तभी उन दोनों को भूख लगने लगती है। तभी युकीने यातो से कहता है, क्या तुम सच में एक देवता हो? जो सुनकर यातो कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यातो और युकीने एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ ह्यूरी उनको ट्रीट देती है, जिसके लिए उसे यातो ने कहा था, जिस वजह से युकीने कहता है, ये तो जबरदस्ती है। फिर ह्यूरी यातो से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम खाना खाने के बाद मेरी प्रॉब्लम का भी कुछ करो। तभी वहाँ एक वेट्रेस पानी लेकर आती है और यातो उससे कहता है, यहाँ 3 गिलासेस की जरूरत है। जो सुनकर वो वेट्रेस यातो और युकीने को नोटिस करती है और माफी मांगते हुए पानी लेने चली जाती है। और तभी ह्यूरी कहती है, मुझे तो लगता था कि तुम्हें लोग नहीं देख सकते क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। तो यातो कहता है, वैसा नहीं है कि हम इनविजिबल हैं, बस हम पे ध्यान दे पाना मुश्किल है। चलो तुम मुझे बताओ यहाँ कितनी वेट्रेस मौजूद हैं। जो सुनकर ह्यूरी उनकी तरफ देखने लगती है, पर यातो उसे वहाँ देखने से मना करता है। तो वो सोचकर कहती है, शायद 2। जिसके बाद उसे पता चलता है वहाँ 4 वेट्रेस हैं। तो यातो कहता है, बिल्कुल उनकी तरह मैं और युकीने बैकग्राउंड में मिल गए हैं, अगर कोई हम पर ध्यान भी देता है तो वो थोड़ी देर बाद हमें
हमें भूल जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम सड़क पर चलते हुए हर इंसान को याद नहीं रख सकते और दूर किनारों से होने की वजह से हम पर इसका असर थोड़ा ज्यादा होता है। जिसके बाद यातो और यूकी ने ऐसे खाना खाने लगते हैं जैसे वो जन्मों के भूखे हैं। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें यूकी ने ह्यूरी को थैंक यू कहता है तो ह्यूरी कहती है कोई बात नहीं, मेरा नाम ह्यूरी है। तो यूकी ने कहता है तुम यातो को कैसे जानती हो? तो ह्यूरी कहती है दरअसल आजकल मेरी स्पिरिट मेरी बॉडी से बाहर निकलने लगती है, इसलिए मैं चाहती हूँ या तो मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। वैसे तुम यातो की रगेलिया बनने से पहले क्या करते थे? तो यूकी ने कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं पहले मर गया था, जिसके बाद मैंने अपने आप को यातो के हाथ में पाया। मेरे पास इससे पहले की कोई यादें नहीं है। तभी उसके पास वहाँ थोड़ी देर पहले वाली बिल्ली आती है जो देखकर ह्यूरी कहती है तुम्हें भी बिल्लियाँ पसंद हैं? तो यूकी ने हाँ कहता है और ह्यूरी उसके इतना पास होती है तो वो शर्माने लगता है। तभी यातो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो उसकी पीठ में दर्द होने लगता है और वो यूकीने से कहता है अभी तुमने कुछ बुरा सोचा, ठरकी कहीं के, ये तुम क्या सोच रहे हो? सुनो, देवता और रगेलिया की स्पिरिट और माइंड कंबाइन होते हैं। मैं तुम्हारे इन बुरे ख्यालों को फील कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम थोड़े ठरकी हो पर अपने अरमानों पर काबू रखो। तभी यातो को किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो यूकीने को लेके वहाँ से जाने लगता है और उन्हें रोकने के चक्कर में ह्यूरी की स्पिरिट भी उनके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर कोहरा छाने लगता है और एक एक करके वहाँ कुछ लोग अपीयर होने लगते हैं जो देखकर यातो कहता है क्या तुमने हमें अपने जाल में फंसाने के लिए बुलाया है? पर तभी वहाँ एक आदमी कविता कहते हुए वहाँ आ जाता है जो देखकर ह्यूरी कहती है क्या ये देवता तेंजिन है, गॉड ऑफ लर्निंग? तो तेंजिन कहता है ओह तो तुमने मुझे पहचान लिया। जिसके बाद ह्यूरी और यूकीने उसके सामने झुकने लगते हैं जो देखकर यातो तो टूट जाता है। यूकीने कहता है एक असली देवता का ऑरा। तभी ह्यूरी कहती है वैसे यातो आपसे बिल्कुल उल्टा है, जो सुनकर यातो बहुत ज्यादा टूट जाता है। जिसके बाद तेंजिन यातो से उसकी रगेलिया का नाम पूछता है तो यातो कहता है इसका नाम यूकीने है और रगेलिया के रूप में सिक्की और इंसान के रूप में यूकीने। जो सुन के तेंजिन यूकीने से कहता है यूकीने तुम अभी हाल ही में रगेलिया बने हो ना? जिसके बाद सायू नाम की लड़की यूकीने से कहती है एक रगेलिया को अपने मास्टर की मौजूदगी में कभी भी किसी दूसरे देवता के आगे झुकना नहीं चाहिए। पर तभी ह्यूरी कहती है आपके पास तो काफी सारी मंदिर की लड़कियाँ हैं। जिसके बाद वो सभी लड़कियाँ अपना अपना नाम बताने लगती हैं। फिर तेंजिन कहता है ये सब मेरी रगेलियाँ हैं। जो सुनकर ह्यूरी तेंजिन की और तारीफ करने लगती है जो यातो से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो तेंजिन कहता है तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी एग्जाम का सीजन है और मैं काफी बिजी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ फैंटम को मारो। मेरा मतलब वैसे भी तुम्हारे पास करने को कुछ है नहीं और मुझे ये भी पता है तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे मंदिरों में सोते हो। चाहो तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप में भी ज्वाइन करने दे सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ तुम अपना खुद का मंदिर बनाना चाहते हो। जिसके बाद तेंजिन कुछ पैसे निकालता है और तेंजिन उसे 5 येन का कॉइन देता है। जिसके बाद तेंजिन वहाँ एक रगेलिया को बुलाता है जो देखकर सायू कहती है आपको नहीं लगता गाइड करने के लिए किसी और को भेजना चाहिए? तो तेंजिन कहता है पर मायू यातो को काफी अच्छे से जानती है। जिसके बाद हमें पता चलता है मायू और कोई नहीं बल्कि यातो की पुरानी रगेलिया होती है, जिसे देखकर यातो शॉक हो जाता है और कहता है तुमने इस बुड्ढे को ज्वाइन कर लिया? तो मायू कहती है मेरा नाम मायू है, मुझे मेरे पुराने नाम से मत बुलाओ। जिसके बाद वो यूकीने और ह्यूरी से कहती है कि वो यातो की पुरानी रगेलिया है। जो सुनकर ह्यूरी कहती है क्या वो अपना काम पूरा करता था? फिर यूकीने कहता है क्या वो सच में एक आवारा देवता है? तो मायू हाँ कहती है, जिस बात से वो दोनों उदास हो जाते हैं। जिसके बाद यातो और मायू में बहस होने लगती है जो देखकर ह्यूरी कहती है तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो, क्या पहले तुम दोनों का चक्कर चल रहा था? लेकिन यातो और मायू इस बात से इनकार करने लगते हैं। जिसके बाद ह्यूरी तेंजिन से जाके कहती है आपने यातो को कुछ फैंटम को मारने को कहा है। तो तेंजिन कहता है ह्यूरी सच कहूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे जैसे क्रिएचर की होने की अनुमति देता हूँ, क्योंकि तुम आराम से हमारे और इंसानों के मामले में दखल दे सकती हो। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ मायू कहती है कुछ दिनों पहले किसी ने एक अजीब सी इच्छा मांगी थी जिसकी मैंने जांच की तो मुझे पता चला 2 लोगों ने पहले ही अपनी जान ले ली। इस जगह पर हमेशा तूफान आते रहते हैं जिनसे फैंटम भी आते रहते हैं और वो लोगों पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए देवता तेंजिन ने यहाँ एक बैरियर बनाया है। पर कुछ लोगों पे फैंटम इतने हावी हो जाते हैं कि उन पर प्यूरिफिकेशन भी काम नहीं करता, ये जिंदगियों की बर्बादी है। जो सुनकर ह्यूरी कहती है तो हमें बस उन फैंटम को मारना है जो लोगों पर कब्जा करते हैं। पर तभी यातो कहता है अगर वो मरना चाहते हैं तो उन्हें मरने दो। तो मायू कहती है तुम हमेशा ही घटिया रहोगे। जिसके बाद ह्यूरी यातो से कहती है मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यातो कहता है अगर आत्मा आत्महत्या करना चाहती है तो इसका मतलब उन पर किसी ने काबू कर लिया है, वो रगेलिया तक नहीं बन सकते। जो सुनकर ह्यूरी अकेले ही फैंटम को मारने चली जाती है, पर यातो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी मायू उसे याद दिलाती है कि देवता तेंजिन ने पहले ही उसे 5 येन दे दिए हैं। तो यूकीने कहता है क्या ह्यूरी को ऐसा अकेला छोड़ना अच्छा रहेगा? तो यातो कहता है यूकीने तैयार हो जाओ अपने पहले काम के लिए। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़के के कंधे पर एक फैंटम बैठा हुआ होता है, पर तभी ह्यूरी आकर उस फैंटम को खत्म कर देती है।
जिसके बाद काफी सारे फैंटम वहाँ आने लगते हैं और ह्यूरी उन सब का मुकाबला नहीं कर पाती और वो फैंटम उसे उसकी औकात याद दिला देते हैं और रेल की पटरी पर लेटा देते हैं। और तभी सामने से ट्रेन भी आने लगती है, पर तभी या तो वहाँ आकर उन फैंटम को मार देता है, जिसके बाद ह्यूरी कूदकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और या तो कहता है तुम्हें याद है ना, अगर तुम्हारी पूंछ कट गई तो तुम भी मर जाओगी। और हम वहाँ एक लड़के को देखते हैं जो कि क्रॉसिंग लाइन पर खड़ा था। तभी कुछ फैंटम उसके पास आने लगते हैं। तभी या तो कहता है यूकीने हमारा काम तो अब शुरू होने वाला है, जिसके बाद वो लड़का उस रेल रोड क्रॉसिंग को पार करने लगता है और या तो जाकर उस फैंटम को खत्म कर देता है, पर उसके अटैक का असर आसपास की जगहों को भी होता है। जिसके बाद या तो यूकीने को रिवर्ट कर देता है और कहने लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर वहाँ मायू आती है और यातो के सामने झुककर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और इन सब के बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूरी यातो को कहती है तुमने कहा था जो मरना चाहता है उसे मरने दो, पर आखिरकार तुम ऐसा नहीं चाहते। तो यातो कहता है नहीं तुम गलत हो, मैं बस किसी को इन लोगों के सामने मरने देना नहीं चाहता। मैं एक देवता हूँ, मैं जानता हूँ जिंदगी दर्दनाक हो सकती है, लोगों को खुश होना चाहिए कि वो जिंदा हैं। तभी यूरी को यातो की कुछ देर पहले वाली एक बात याद आती है कि अगर कोई आत्मा मरना चाहती है तो इसका मतलब है कि उस पर कब्जा कर लिया गया है, वो एक रगेलिया तक नहीं बन सकती। जिसके बाद यूरी अपने मन में कहती है रगेलिया ये कितने जवान और मासूम हैं, अगर इनमें से किसी ने भी अपनी जान नहीं ली तो इसका साफ मतलब है कि ये भी जीना चाहते हैं, इसलिए या तो भी इनके सामने किसी को मरने नहीं देना चाहता। जिसके बाद यूरी रोने लगती है और वो कहती है थैंक यू। तभी यूकीने का ध्यान उसकी तरफ जाता है, पर तभी या तो उससे कहता है थरकी यूकीने, पर तभी उसका ध्यान यूरी की तरफ जाता है, जिसे रोता देख वो इस सब का इल्जाम यूकीने पे डालने लगता है। तभी यूरी कहती है मैं ठीक हूँ, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूकीने को ठंड लग रही थी, तो या तो उसे एक जैकेट देता है, जिसको लेने के बाद यूकीने को पता चलता है कि ये तो वही कचरे वाली जैकेट है। तभी या तो उससे कहता है तुमने अपने पहले काम के हिसाब से काफी बढ़िया किया। जिसके बाद यूकीने उस जैकेट को पहनकर सो जाता है और तभी हम देखते हैं उन दोनों को एक लड़की देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं या तो दोबारा अपनी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, जिसमें सभी उसके भक्त बन चुके थे और वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देवता बन चुका था। पर इस तरह से नींद में बड़बड़ाता देख यूकीने उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें यातो और यूकीने यूरी का लंच खाने लगते हैं और यूरी उससे कहती है अब मैं चाहती हूँ तुम बदले में मेरी इच्छा पूरी करो। तो यूकीने कहता है यार मैं ठीक से सो भी नहीं पाया तुम्हारे नींद में बड़बड़ाने की वजह से। तो यातो कहता है वो बहुत ही अच्छा सपना था। जो सुनकर यूरी और यूकीने उसके सपने का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे यातो के दिल में झटका लगता है। तभी वो थोड़ा सीरियस होके कहता है लगता है वक्त आ गया है ये दिखाने का कि एक देवता क्या कर सकता है। जो सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यातो कहता है मेरे सभी सपने पूरे होंगे क्योंकि मैंने ये खरीदा है। एक औरत ने मेरी हाथों की लकीरें देख के कहा वो ये मटका सिर्फ मुझे बेचना चाहती है, मुझे बस इसे हर रोज घिसते हुए एक स्पेल बोलना होगा। तो वो दोनों कहते हैं इसके साथ तो स्कैम हो गया। फिर यातो आगे कहता है अगर इसे मैंने दीवार पर लगाया तो मुझे लॉटरी जीतने में मदद मिलेगी और इस ब्रेसलेट से मैं अपने सपनों को सच कर पाऊंगा और इससे मेरा टेस्ट स्कोर बढ़ जाएगा जब मैं कॉलेज जाऊंगा। लेकिन उसकी ऐसी बेवकूफी वाली बात सुनकर यूरी और यूकीने बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर यातो का मटका फोड़ देते हैं, जिससे वो सदमे में चला जाता है। उसके बाद यूरी कहती है ये सब छोड़कर कुछ काम धंधा करो। तो यातो कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। तो यूरी उसके पास आकर कहती है तुमने कहा था हर एक देवता और रगेलिया अपनी बॉडी और अपना माइंड शेयर करते हैं, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा रगेलिया मिलने के बावजूद देवता को ऐसी बेवकूफी करनी चाहिए। जो सुनकर यातो खड़ा होकर कहता है यूरी अपनी बॉडी के साथ वापस आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यातो यूकीने और यूरी को कहीं लेके आया था। तो यूरी कहती है आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। तभी यातो किसी को आवाज देने लगता है और अचानक से एक लड़की आकर यातो को गले लगा लेती है, जो देखकर यूरी और यूकीने तो चौंक जाते हैं। जिसके बाद यातो कहता है ये है कोफुकू मेरी गर्लफ्रेंड, और ये सुनकर तो उन लोगों की फट जाती है। तो यातो उससे कहता है मैंने एक बच्चे को अपना रगेलिया बनाया है, पर तुम्हें तो पता ही है मेरे हालत कितने बुरे हैं, मैं उसे इस मौसम में कुछ गर्मा गर्म खिला भी नहीं पा रहा हूँ और न ही मैं इसे अच्छे कपड़े और रहने की जगह दे पा रहा हूँ। और ये कहकर यातो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है, जो देखकर कोफुकू पिघल जाती है और तुरंत यातो को कुछ पैसे देती है और यातो का प्लान काम कर जाता है। पर तभी एक आदमी वहाँ आकर अचानक से यातो को लात मारता है और कहता है मेरी लेडी से दूर रहो। जो सुनकर यूरी और यूकीने कहते हैं क्या इनका अफेयर चल रहा है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो आदमी कहता है मैं कोफुकू का रगेलिया हूँ, मेरा नाम है कोरो, रगेलिया के रूप में कोको और इंसान के रूप में दाइकोकू। तभी यूकीने और यूरी कहते हैं ये तो कितनी कमाल की बात है, इबुसु बहुत ही बड़ा नाम है। और यूरी कहती है हाँ इबुसु 7 फॉर्चून गॉड में से एक हैं, पर वो वैसे नहीं दिखते जैसा उन्हें दिखाया जाता है। फिर अचानक से दाइकोकू कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। पर यूरी कहती है तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। तो दाइकोकू कहता है हम नहीं हैं। तो यूरी कहती है पर तुमने
थोड़ी देर पहले कोफुकू को अपनी लेडी कहा था। तो दाइकुगु कहता है लेडी बस एक तरह का टाइटल है, असल में वो मेरी देवी हैं। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो दाइकुगु कहता है क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है, और इससे वो दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद या तो कहता है उसकी आंखों में मत देखो, ये खतरनाक हो सकता है। भले ही ये आदमी सख्त दिखता हो पर बच्चों को देखकर ये पिघल जाता है। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और दाइकुगु यातो को लात मारकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद कोफुकू कहती है गलत मत समझना, दाइकुगु छोटे बच्चों को बहुत पसंद करता है, उसे उन्हें देखना अच्छा लगता है जब तक वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो जाते। तो दाइकुगु कहता है तुम जिस तरह से कह रही हो अब तो वो पक्का मुझे गलत समझेंगे। जिसके बाद दाइकुगु युकीने से कहता है तुम यातो की रगीलिया हो ना, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर युकीने उसे अपना नाम बताता है। तो दाइकुगु कहता है तुम कितने वक्त से यातो की रगीलिया बने हो। तो युकीने कहता है बस अभी हाल ही में बना हूँ। जिसके बाद कोफुकू भी ह्यूरी से उसका नाम पूछने लगती है और उससे कहती है तुम एक आम लड़की हो, तुम्हारा यातो के साथ क्या रिलेशन है। तो ह्यूरी कहती है मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन सच जानने के लिए कोफुकू ह्यूरी को फोर्स करने लगती है। तभी दाइकुगु कहता है मेरी देवी बहुत पागल है, वैसे क्या यातो के साथ तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो युकीने ना कहता है। तो दाइकुगु कहता है यातो को लोगों के साथ ठीक से रहना नहीं आता। जो सुनकर युकीने कहता है मुझे एक नई जॉब चाहिए, क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। तो दाइकुगु कहता है मेरी लेडी को मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। तभी कोफुकू कहती है तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने यातो के बारे में कुछ बुरी अफवाहें सुनी है। चाहे यातो कैसा भी दिखता हो लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक देवता है। तो दाइकुगु उससे कहता है अरे बच्चों को डराओ मत। लेकिन तभी अचानक वहाँ यातो आता है और कहता है एक अच्छी खबर है, मुझे काम मिला है। और ऐसा कह के वो युकीने को अपने साथ ले जाने लगता है, इसलिए ह्यूरी भी उनके पीछे जाने लगती है। जिसके बाद दाइकुगु अपने मन में कहता है यातो आखिर उन दोनों को तुम यहाँ क्यों लाए। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा था और वो फोन पे अपनी माँ से बात कर रहा था और उनसे माफी मांग रहा था। पर तभी अचानक वहाँ यातो टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो बंदा बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। तो ह्यूरी कहती है तुमने उसे धक्का दे दिया। जिसके बाद वो आदमी खुद से कहने लगता है मैं अभी से गिरने लग गया, क्या यार मैं कितना बदकिस्मत हूँ। तभी यातो उसके पास आकर कहता है लव इशू या फैमिली इशूज, क्या काम नहीं चल रहा, क्या कोई परेशानी है, मैं हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं हूँ गॉड यातो और ये रहा मेरा कार्ड। लेकिन अचानक ह्यूरी के टकराने से वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। जिसके बाद युकीने कहता है ये कार्ड प्रिंटेड नहीं बल्कि हैंडमेड है। फिर वो आदमी भी अपने कार्ड के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जो देखकर यातो कहता है ओह तो तुम एक एड एजेंसी के लिए काम करते थे। तो वो आदमी कहता है हाँ, पर हाल ही में उस कंपनी का दिवाला निकल गया, इसलिए मेरे पास इस आखिरी ऑप्शन के बजाय कुछ नहीं बचा। तभी मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके माफी मांग रहा था, पर शायद गलती से मैंने तुम्हें कॉल लगा दिया। तो यातो कहता है शायद ये किस्मत है, तुम मुझे सब शुरू से बताओ। तो यूरी कहती है सबसे पहले तुम्हें उसे बचा लेना चाहिए। पर वो आदमी बिना किसी चीज की परवाह करते हुए अपनी स्टोरी बताने लगता है और कहता है पिछली सर्दियों की बात है जब मैं एक लड़की से मिला था। तभी यूरी कहती है वहाँ मेरा चेहरा क्यों है। तो वो आदमी कहता है दरअसल अभी तुम मेरे सामने हो, इसलिए तुम्हारा चेहरा मेरे मन में है। जैसा कि मैं कह रहा था उस लड़की को देखकर मुझे लगा शायद वो घर से भाग आई है, इसलिए मैंने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का सोचा। पर वो भूखी थी तो मैंने पहले उसे कुछ खाने के लिए ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा उसे बाहर जाकर खाना खाने से मना किया गया है, पर उसे कभी कभी चुपके से शहर में आकर घूमना बहुत पसंद है। जिससे मुझे पता चला कि वो लड़की एक स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करती है और उसे बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है, मानो जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद हो। इसलिए मैंने उसको उसकी पसंदीदा जगह घुमाने का सोचा और इसी तरह से हमने डेटिंग भी शुरू कर दी और सब कुछ सही चल रहा था, हम बहुत खुश थे। पर तभी युकीने कहता है क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर हम काफी देर से गिर रहे हैं। जिसके बाद वो आदमी अपनी कहानी फिर से सुनाने लगता है। सब सही चल रहा था पर अचानक से हमारे साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। एक के बाद एक मेरी कंपनी की भी मर गई और देखते ही देखते मेरी सारी सेविंग भी खत्म हो गयी। मैं उसके ग्रेजुएट होने के बाद उसको प्रपोज करने वाला था, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसके लायक हूँ। तो या तो कहता है क्या मैं उस लड़की की फोटो देख सकता हूँ। जो सुनकर वो लड़का उस लड़की की उसे फोटो दिखाता है, जिस फोटो में कोई और नहीं कोफुकू होती है। और या तो कहता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैंने शायद तुम लोगों को ये पहले नहीं बताया कि कोफुकू एक गॉड ऑफ पॉवर्टी है, मतलब गरीबी की देवी। मेरी बात मानो दोस्त और उस लड़की को भूल जाओ। एक गॉड ऑफ पॉवर्टी अपने साथ सिर्फ कयामत लाती है, उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी किस्मत हमेशा फूटी ही रहेगी। ऊपर से उसकी जिंदगी में एक ऐसा मर्द है जिसे अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और हाँ, कोफुकू कोई जवान लड़की नहीं है, उसकी उम्र तुम्हारी दादी की दादी की दादी की जितनी है या फिर उससे भी ज्यादा। जो सुनकर वो आदमी उदास हो जाता है। जिसके बाद या तो कहता है चलो ठीक है, अब कोफुकू के साथ तुम्हारे सभी संबंध तोड़ने का वक्त आ गया है, जिससे तुम उसके बारे में सब भूल जाओगे। लेकिन ये आदमी उस चीज के खिलाफ होता है और कहता है मुझे परवाह नहीं अगर मैं मर भी जाऊं, क्योंकि भाई मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। जो सुनकर या तो उसे जोर का घूंसा मारता है और कहता है कोई इंसान जो खुद मरने को तैयार हो वो किसी से प्यार कर ही नहीं
नहीं सकता। जिसके बाद या तो युकीने को तैयार होने को कहता है, जिससे युकीने काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। पर या तो उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। साथ ही साथ वो कहता है, क्या तुम्हारा कोई मैसेज है जो तुम कुफुकु तक पहुंचाना चाहते हो? तो वो आदमी कहता है उसे कहना कि वो हमेशा खुश रहे। तो या तो कहता है, तो मैं या तो गॉड सिक्की के साथ तुम्हारे संबंधों को यहीं तोड़ता हूँ। जिसके बाद वो आदमी धीरे धीरे नीचे आ जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ कुफुकु कहती है, क्या ये सब मेरी गलती है? मैं तो बस थोड़े मजे करना चाहती थी। तभी दाइकुकु कहता है, तुम्हें अपने रगीलिया की पीठ पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुफुकु कहती है, इसमें मेरी क्या गलती? तुम मुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते। तो दाइकुकु कहता है, क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने से गड़बड़े होती हैं। फिर वो युकीने से कहता है, पर कुछ भी कहो बच्चे, तुम्हारे पास काबिलियत तो है। एक नया रगेलिया होने के बावजूद भी तुम अभी से संबंध तोड़ पा रहे हो। जो सुनकर युकीने हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये इतना मुश्किल है? तो दाइकुकु कहता है, रिश्ते तोड़ना बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है और उसमें रगेलिया की काबिलियत सबसे ज्यादा मायने रखती है। या तो लगता है तुम्हें एक कमाल का रगेलिया मिल गया है। जो सुनकर या तो कहता है, मुझे पहली नजर में ही पता चल गया था, इसमें कुछ तो बात जरूर है। जिसके बाद दाइकुकु या तो को 5 येन का सिक्का देता है और साथ ही में उसे थैंक यू भी बोलता है कोफुकु की परेशानी उठाने के लिए। जिससे या तो खुश हो जाता है और युकीने को लेकर जाने लगता है। पर तभी ह्यूरी कोफुकु से कहती है, जब तुमने कहा था या तो एक खतरनाक देवता है, वो बस एक मजाक था ना? लेकिन कोफुकु कहती है, नहीं ये सच है। या तो ने काफी पहले एक रगेलिया को मारा था। मुझे उससे मिलने से पहले मैंने उसके बारे में सिर्फ बुरी अफवाहें सुनी थी। और हाँ, तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि या तो एक गॉड ऑफ वॉर है, वो इंसानों को भी मारता है। जो सुनकर ह्यूरी डर जाती है। पर तभी दाइकुकु कहता है, ये बहुत पहले की बात है, वो मरो या मारो वाला जमाना था। तो ह्यूरी कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो दाइकुकु बताता है, देवताओं का वजूद लोगों की इच्छाओं की वजह से बना रहता है। बड़े देवताओं के पास काफी सारे भक्त होते हैं जो उनसे इच्छा मांगते रहते हैं। पर ठीक ऐसा छोटे देवताओं के साथ नहीं होता। वो लोगों की यादों में भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। तो ऐसे हालातों में तुम अपना वजूद बनाए रखने के लिए क्या करोगे? तुम हर इच्छा पूरी करते हो, चाहे वो कैसी भी हो या वो कहीं से भी आई हो। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्यूरी यातो से कहती है, आखिर तुमने मुझे उनसे क्यों मिलाया? तो यातो उसके करीब आकर बोलता है, अगर कभी भी मुझे कुछ हुआ तो सीधा उन दोनों के पास जाना। जो सुनकर ह्यूरी अपने मन में कहती है, उसकी खुशबू काफी अच्छी है। फिर हम युकीने को देखते हैं जो कि एक नदी के किनारे बैठा था और आज यातो ने जो उसकी तारीफ की थी वो उसे सोचकर खुश हो जाता है। पर तभी अचानक से वहाँ एक लड़की आ जाती है और कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। जिसे देखकर युकीने हैरान हो जाता है। लेकिन तभी यातो वहाँ आ जाता है और कहता है, नोरा आखिर तुम चाहती क्या हो? तो वो लड़की कहती है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ जो तुमने मुझे दिया था, वो नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ह्यूरी कहती है, क्या ये भी यातो की रगेलिया है? जिसके बाद वो लड़की कहती है, मैं इंतजार करूंगी कि कब तुम मेरा नाम पुकारोगे। और ऐसा कहकर वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ यातो एक फैंटम को उठा के युकीने और ह्यूरी को दिखाता है, जिससे वो दोनों डरने लगते हैं। और युकीने कहता है कि इसे तुम कहाँ से लाए? तभी यातो कहता है, सुनो, मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करना। युकीने यातो की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और वहाँ एक लाइन क्रिएट हो जाती है। तो यातो बताता है, इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। इस लाइन को कोई भी फैंटम पार नहीं कर सकता। ये एक रगेलिया की सेफ्टी के लिए है। और ये देखकर ह्यूरी हैरान हो जाती है और यातो से पूछती है, क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? तो यातो कहता है, नहीं, ना तुम ना मैं, इसे हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता। इसे बस रगेलिया ही बना सकते हैं। तुमने पहली बार में ही इतना पावरफुल बॉर्डर बना दिया। आज तक मैं जितने भी रगेलिया से मिला हूँ तुम उन सब में से बेस्ट हो। जो सुनकर ह्यूरी यातो से पूछती है, क्या कल जो मैंने वो लड़की देखी थी क्या वो भी तुम्हारी पहले रगेलिया थी? पर यातो कहता है, नहीं, उसे बस मैंने अपने कुछ कामों के लिए रखा था। और ये सुनकर ह्यूरी शॉक हो जाती है, अरे भाई कैसे कामों के लिए? फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ह्यूरी यातो को कहती है कि अब से युकीने मेरे साथ रहेगा। और ये सुनकर यातो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाओगी। क्या मैं नहीं रख पाऊंगी? वो तुम हो जो इसे अच्छे से नहीं रख रहे। ना तुम इसे अच्छा खाना दे पा रहे हो और ना तुम्हारे पास कोई रहने की जगह है और ऊपर से तुम्हारे चक्कर और चल रहे हैं। इन सब की वजह से युकीने तुम्हारे साथ सेफ नहीं है। और अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर यातो को काफी झटका लगता है और ह्यूरी युकीने को खींचकर अपने पास ले आती है और उसे गले लगाने लगती है। पर युकीने तो एक नंबर का ठरकी है। वो कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लगता है जिस वजह से यातो को काफी दर्द होने लगता है। और यातो उससे फिर से कहता है, तुम कुछ भी गंदा मत सोचा करो, मुझे पता चल जाता है। पर फिर भी युकीने रुक नहीं रहा था जिस वजह से यातो को फिर से दर्द होने लगता है। तभी यातो युकीने से कहता है कि तुम मेरे रगेलिया हो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। पर युकीने एक नंबर का
लड़की और दोगला है वो ह्यूरी के साथ चला जाता है और या तो उसे बस देखता ही रह जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ह्यूरी युकीने को अपने घर ले आती है और ह्यूरी का घर देख के युकीने चौंक जाता है क्योंकि उसका घर बहुत ही बड़ा था और उसे पता चलता है कि ह्यूरी बहुत ही अमीर है और उसे पता चलता है कि आज ह्यूरी के पेरेंट्स भी उसके घर नहीं है। पर तभी ह्यूरी की हाउसकीपर आ जाती है तो युकीने डर जाता है, पर युकीने एक रगेलिया है तो उसकी हाउसकीपर उसे नहीं देख पाती तो वो बच जाता है। उसके बाद ह्यूरी युकीने को अपने बड़े भाई के रूम में ले जाती है और उसे वो रूम दे देती है और उसे वो रूम रहने के लिए दे देती है क्योंकि उसका भाई अभी यहाँ नहीं है। और ह्यूरी नीचे आकर अपने घर में नाचने लगती है और वो देखती है कि उसके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं, पर उसके पेरेंट्स के साथ यातो भी आ जाता है तो ह्यूरी के अलावा उसे कोई देख नहीं सकता और वो ह्यूरी के घर में जाकर खाना पीना खाकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ह्यूरी घर से बाहर आकर उससे मिलती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो यातो उसे बताता है रात का सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है जब फैंटम उस पर अटैक कर सकते हैं और वो अकेले ही कुछ नहीं संभाल पाएगा तो उसे युकीने की जरूरत पड़ेगी। फिर अगले सीन में हम युकीने को देखते हैं जो कि नहा रहा था और सोच रहा था अगर वो यातो के पास वापस नहीं गया तो या तो किसी और को रगेलिया बना लेगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ आधी रात को युकीने ह्यूरी के रूम में आता है और उससे कहता है उसके फादर ने कमरे की सारी लाइट बंद कर दी है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। तभी ह्यूरी अपने कमरे की लाइट ऑन करती है और युकीने को अपने पास सोने के लिए बुलाती है तो युकीने भी उसके साथ सोने चला जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो एक लड़की के साथ सो रहा है। उसके बाद हम दिखते हैं ह्यूरी सो जाती है और युकीने की ठरक जागने लगती है और वो अपनी नजरों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। उसके बाद वो अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करने वाला था पर तभी अचानक वहाँ यातो आ जाता है और उसके अरमानों पर पानी फेर देता है और युकीने को वहाँ से बाहर ले आता है और कहता है तुम ये क्या करने वाले थे, तुम अभी लड़कियों के लिए तैयार नहीं हो, तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारा वो भी तो बच्चा ही है। और यातो कहता है अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। तो युकीने कहता है तुम्हारे पास तो पहले से ही एक लड़की है जो कि रगेलिया भी है, तुम उनके पास जाओ। और ये कहकर वो फिर से सोने चला जाता है। फिर अगले सीन में हम एक बड़ा सा फैंटम देखते हैं जिसे एक लेडी अपनी रगेलिया की मदद से उसे खत्म कर देती है और वहाँ एक और फैंटम होता है वो उसको भी खत्म कर देती है और हमें पता नहीं होता कि ये कौन है, पर हमें आगे पता चलेगा। फिर अगले सीन में हम युकीने को देखते हैं जो कि ह्यूरी के साथ एक स्टोर में आया था। तभी ह्यूरी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। युकीने कहता है उसे पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कुछ भी ले सकता है क्योंकि मैं एक रगेलिया हूँ तो मुझे कोई देख नहीं सकता, तो मैं चीजों को ऐसे ही ले सकता हूँ। और वो वहाँ से एक स्केटबोर्ड उठा लेता है तो ह्यूरी उसे ऐसा करने से मना करती है। ह्यूरी कहती है ये चोरी होगी, ऐसा मत करो। तो वो युकीने को डांटती है और वो स्केटबोर्ड उससे लेके वापस वहीं रख देती है, लेकिन वो देखती है युकीने वहाँ से चला जाता है और तभी अचानक वहाँ यातो आ जाता है और ह्यूरी से कहता है युकीने अभी अच्छे मूड में नहीं है। तो ह्यूरी कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तो यातो कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, रगेलिया और मास्टर अपने माइंड और बॉडी को शेयर करते हैं जो कि वन वे होता है, सिर्फ मास्टर ही अपने रगेलिया की फीलिंग को महसूस कर सकते हैं क्योंकि रगेलिया भी कभी इंसान थे और तुम्हें तो पता ही है इंसानों के अंदर पाप, गुस्सा, लालच, इमोशन सब होता है और इसी वजह से युकीने के मन में गलत ख्याल आते हैं। और ह्यूरी युकीने को बहुत जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर या तो ह्यूरी से कहता है तुम्हारे मन में गलत फहमी है जिसे मैं मिटा भी सकता हूँ। आगे वो कहता है सही या गलत ये इंसानों के लिए लागू होता है, गॉड के लिए नहीं। हम गॉड कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं या फिर किसी की भी जान ले सकते हैं और कभी युकीने को भी उसकी सजा जरूर मिलेगी, एक डिवाइन पनिशमेंट। ये सुनकर ह्यूरी हैरान हो जाती है और उसे कुफुको की वही बात याद आने लगती है कि यातो ने पहले एक रगेलिया को मारा था। तो ह्यूरी जल्दी से युकीने को ढूंढने के लिए निकल जाती है लेकिन वो अपनी बॉडी को वहीं छोड़ देती है। उसके बाद हम युकीने को देखते हैं जो कि शाम होने की वजह से काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तो वो ह्यूरी के घर की ओर भागने लगता है पर तभी रास्ते में वो एक छोटी बच्ची को देखता है जो कि रो रही थी और वो लड़की युकीने को देख पा रही थी। तो युकीने उसे इग्नोर करके जाने वाला था पर वो लड़की आकर उसे पकड़ लेती है। तो युकीने समझ जाता है कि ये एक स्पिरिट है और कुछ दिन पहले सामने की रोड पर इसका एक्सीडेंट हो गया था और वो लड़की बताती है कि वो अपनी मोम का वेट कर रही है। तो युकीने फैसला करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। फिर अगले सीन में हम युकीने और उस लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह बैठे थे। तो वो लड़की युकीने से कहती है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। तो युकीने कहता है ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। तो वो लड़की कहती है जब मेरी मोम मुझे लेने आ जाएंगी तो तुम भी हमारे साथ चलना। जो सुनकर युकीने कहता है तुम्हारी मोम कभी नहीं आने वाली, वो मर चुकी हैं। और ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है और तभी वहाँ यूरी भी आ जाती है और युकीने को ढूंढ लेती है। और युकीने देखता है कि वो लड़की रोने लगती है और वहाँ उसके पास बहुत सारे फैंटम आ जाते हैं जो कि उस लड़की पर हावी होने लगते हैं और उसे पोसेस करने की
कोशिश करते हैं। तभी यूरी युकीने को उस बॉर्डर के बारे में याद दिलाती है, तो युकीने वहाँ जल्दी से एक बॉर्डर बना देता है और उस लड़की को बचा लेता है। पर युकीने देखता है फैंटम ने उस लड़की पर कब्जा कर लिया होता है और वो लड़की फैंटम बनने लगती है और तभी वो बॉर्डर भी गायब हो जाती है और वहाँ अंधेरा छाने लगता है। लेकिन तभी या तो वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है और वो देखते हैं कि वो लड़की पूरी तरह से फैंटम बन चुकी थी। और ये देखकर युकीने यातो से उस लड़की को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, तो युकीने अपने रेगिलिया फॉर्म में आ जाता है और या तो उस फैंटम पर अटैक कर देता है। और वो देखता है कि उस फैंटम को उसके अटैक से कुछ नहीं होता, क्योंकि युकीने ऐसा नहीं करना चाहता था, वो तो उस लड़की को बचाना चाहता है। तभी या तो कहता है हमें उसे मारना होगा क्योंकि उसकी सोल पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और उसे मारना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। और ये कहकर या तो उस पर अटैक कर देता है और युकीने अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो उस लड़की को मरता हुआ नहीं देख सकता। और हम देखते हैं या तो उस फैंटम को खत्म कर देता है जिसके साथ वो लड़की भी खत्म हो जाती है, जिससे युकीने को भी काफी बुरा लगता है। फिर इसके अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि यातो के पास उसका रेगिलिया आ चुका है और वो उससे मिलना चाहती है। फिर अगले सीन में हम युकीने को देखते हैं जो कि सो रहा था और यूरी उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसके रूम के बाहर रख देती है। और युकीने जैसे ही उसे लेने आता है तो उसे फैंटम के विजन आने लगते हैं जिन्हें देखकर उसे कल रात की याद आ जाती है। युकीने अभी भी उस लड़की की मौत के बारे में सोच रहा था और वो उससे उभर नहीं पा रहा था और वो घर छोड़कर चला जाता है और वो वही स्टोर पर जाता है जहाँ वो कल के दिन यूरी के साथ आया था और वो यूरी की कल की वो स्केटबोर्ड वाली बातें सोचने लगता है और वो गुस्से में यातो पर सारा इल्जाम डालने लगता है कि यातो ने मुझे मेरी मर्जी के बिना इस्तेमाल किया। फिर वो उसी स्केटबोर्ड को देखने लगता है। फिर हम यातो को देखते हैं जिसकी पीठ में जोर से दर्द होता है, तो वो समझ जाता है कि युकीने ने कुछ गलत काम किया है। फिर हम यूरी को देखते हैं जो कि युकीने को ढूंढ रही थी। तभी उसे रास्ते में अपने दोस्त मिल जाते हैं, तो यूरी उनसे पूछने लगती है कि क्या उन्होंने कोई इतना छोटा लड़का देखा है जिसके पीले बाल हैं। और ये सुनकर उसकी दोस्त कुछ अलग ही सोचने लग जाती हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़का यूरी का बॉयफ्रेंड होगा। तो यूरी उन्हें समझाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके दोनों दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं हमें उस लड़के से जरूर मिलवाना। तो यूरी मन में सोचती है मैं इन दोनों को यातो और युकीने से जरूर मिलवाना चाहूंगी, पर ये उन्हें थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे और वैसे भी मैं यातो को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद हम युकीने को देखते हैं जिसने की स्टोर से स्केटबोर्ड चुरा लिया था और वो यहाँ मजे कर रहा था, पर तभी यातो आकर उसे गिरा देता है और उससे स्केटबोर्ड के बारे में पूछता है। तो युकीने यातो को कहता है कि ये उसे यूरी ने खरीद कर दिया है, पर यातो समझ जाता है कि युकीने झूठ बोल रहा है। और उसी वक्त वहाँ पर यूरी भी आ जाती है, तो या तो यूरी से स्केटबोर्ड के बारे में पूछता है, पर पहले यूरी को तो कुछ समझ नहीं आता, पर वो कुछ देर बाद हालातों को समझ जाती है और झूठ बोल देती है उसने ही युकीने को ये स्केटबोर्ड खरीद कर दिया है। और तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है जिसे कि हमने पहले देखा था और वो आते ही यातो पर अटैक कर देती है, पर यातो उसके अटैक से बच जाता है और वो इशारों से यूरी को चुप रहने को कहता है। और यातो बताता है कि उसका नाम बीसामोन है, द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। गॉडेस सुनकर युकीने कहता है अगर वो भी एक गॉड है तो वो तुम पर अटैक क्यों कर रही है। तो या तो कहता है कुछ ही वक्त पहले मैं उसकी नजरों में बुरा बन गया था और वो मुझे मारना चाहती है। युकीने कहता है भाई ये तुम दोनों का मैटर है, इसमें मुझे मत घसीटो। तभी या तो कहता है तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से तुम्हें जाने देगी, वो बदला लेने आई है मुझसे और मेरे रेगिलिया से। उसके बाद बीसामोन वापस से अटैक करती है और या तो से बच जाता है और युकीने अपनी रेगिलिया फॉर्म में आ जाता है और या तो वहाँ से भागने लगता है और बीसामोन भी उसका पीछा करने लगती है। और यूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि या तो क्या कर रहा है, उसे बस इतना पता था कि यातो की जान खतरे में है। और यूरी को यातो की एक बात याद आती है कि जब भी वो मुश्किल में हो तो वो उन दोनों के पास जाए। उसके बाद हम बीसामोन को देखते हैं जो कि अपने नेविगेटर रेगिलिया की मदद से यातो का पीछा कर रही होती है और हम देखते हैं यातो भागते भागते थक जाता है, इसलिए वो एक जगह पर आ जाता है। तभी युकीने यातो से पूछता है क्या तुम मेरा इस्तेमाल करके एक गॉड को मारने वाले हो। बीसामोन वो है जो मुझ पर हमला कर रही है और मैं बस उनसे बच रहा हूँ, और हाँ मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा क्योंकि तुम मेरे रेगिलिया हो। फिर यातो बताता है कि बीसामोन के पास कई सारे रेगिलिया हैं, उसके कपड़े, उसका लायन सब रेगिलिया हैं। जहाँ तक उसके कानों में जो ईयर पिन है वो भी एक रेगिलिया है, उसका नाम है काजुमा, एक नेविगेटर जो कि सारे रेगिलिया को कमांड देता है। फिर या तो उस जगह से बाहर आकर कहता है अब मेरे पास जितनी भी ताकत बची है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, मुझे उससे लड़ना होगा। और तभी अचानक वहाँ बीसामोन आकर उस पर अटैक कर देती है जिसे वो ब्लॉक कर देता है और बीसामोन उसके रेगिलिया की मदद से उसे पकड़ लेती है और दूसरे रेगिलिया की मदद से
से उस पर एम करती है, जिसके लिए काजुमा उसे गाइड करता है और काजुमा की गाइड पर बीसामोन फायर कर देती है, लेकिन या तो सोर्ड की मदद से बुलेट्स को काट देता है, जिससे कि बीसामोन और काजुमा हैरान हो जाते हैं और बीसामोन को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाकर यातो पर अटैक कर देती है और उससे कहती है अब मैं तुम्हें फिर से किसी रगीलिया को मारने नहीं दूंगी। और युकी ने इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और बीसामोन यातो पर फायर कर देती है, जिससे कि युकी ने कमजोर हो जाता है और यातो उस अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पाता और इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। फिर हम ह्यूरी को देखते हैं जो कि कोफुकू के पास आ जाती है और उनसे हेल्प मांगती है और जब उन्हें पता चलता है कि बीसामोन यातो के पीछे पड़ी है तो वो हेल्प करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो उन दोनों के बीच की लड़ाई है। फिर वो दोनों बताते हैं यातो ने जिस रगेलिया को बहुत पहले मारा था वो बीसामोन का रगेलिया था, इसलिए वो यातो से बदला लेना चाहती है। पर ह्यूरी फिर भी उनसे मदद मांगने लगती है और कहती है मुझे यातो ने ही कहा था कि जब भी मैं मुसीबत में हूँ तो तुम्हारे पास आना। और ह्यूरी को यातो की इतनी चिंता करते देख कोफुकू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यातो पसंद है, तो ह्यूरी मना कर देती है। तभी दाइकुगु उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तो ह्यूरी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, आजकल मेरी आत्मा मेरी बॉडी से बाहर निकलने लगी है, इसलिए या तो मेरी इस प्रॉब्लम में मदद कर रहा है, इसलिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ। फिर कोफुकू मान जाती है और कहती है काम के पैसे मैं तुमसे बाद में ले लूंगी और ह्यूरी भी अपनी बॉडी से बाहर आ जाती है और एक एबिलिटी का यूज कर वो यातो का पता लगाने लगती है और उसे यातो की स्मेल पता है तो उसे यातो मिल भी जाता है, तो वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। फिर हम यातो को देखते हैं जो कि बीसामोन से बच के एक जंगल में आ गया था। तभी युकी ने उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसकी रगीलिया को क्यों मारा था, आज इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे है। तो यातो सीधा जवाब देता है और कहता है मैं बस उसे मारना चाहता था और कुछ भी नहीं। युकी ने कहता है तो ये तुम्हारे लिए इतना आसान था, अगर आगे मुझे से कोई गलती हो गई या मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं रहा तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे। फिर युकी ने अपने मन में कहने लगता है कि इसके पास पहले से एक रगेलिया है, वो नोरा। और ये सोचकर युकीने को काफी गुस्सा आता है और यातो भी इसे महसूस करता है, तो यातो उससे कहने लगता है कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो, अब बड़े हो जाओ। और फिर इन दोनों में बहस होने लगती है और तभी वहाँ पर बीसामोन आ जाती है और उसे देखकर यातो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यातो की हालत बहुत खराब थी और साथ ही युकीने की भी। और यातो सोचने लगता है कि बीसामोन का एक हमला और मैं खत्म हो जाऊंगा और बीसामोन भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी वहाँ पर कोफुकू आ जाती है और दाइकुगु का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसके अंदर से बहुत सारे फैंटम निकलने लगते हैं जो कि उसके रगेलिया की एबिलिटी है। और ये देखकर काजुमा बीसामोन को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने लाइन वाले रगेलिया से यातो पर अटैक कर देती है और वो लाइन यातो को जकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर नोरा आ जाती है और उस लाइन को दूर कर देती है और यातो भी उस पर अटैक कर देता है। और काजुमा बीसामोन से कहने लगता है कि अभी हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन बीसामोन पीछे हटना नहीं चाहती थी, लेकिन हालातों को देखकर वो पीछे हटने का फैसला करती है और यातो को वार्निंग देती है मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन अगली बार तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये कहकर बीसामोन वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर यूरी भी आ जाती है, तो यातो यूरी से कहता है कि उसके सामने मेरा नाम मत लेना, क्योंकि अगर उसे पता लग गया कि तुम्हारा और मेरा नाता है तो वो तुम्हें भी मार डालेगी। उसके बाद ये सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर इसके अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जहाँ पर वो डिनर कर रही होती है, पर युकी ने डिनर करने के बजाय सो गया होता है। और इधर हम यातो को देखते हैं जिसकी गर्दन पर वही इन्फेक्शन हो गया था और वो उसे धोने की कोशिश कर रहा था और कहता है पिछली बार तो ये पानी से मिट गया था, लेकिन इस बार ये नहीं जा रहा। और यातो सोचने लगता है कि अगर युकी ने और उसके बीच ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और तभी वहाँ पर नोरा आ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम अभी भी मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हम 2K के बहुत ज्यादा करीब हैं और फ्यूचर में ऐसे और भी एनीमे आने वाले हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।